एक बच्चा है, मैंने बताया इसको फॉलो करेगा वो, और बहुत सारे बच्चे हैं कि भाई देख लेंगे और फिर छोड़ देंगे, फॉलो कभी नहीं करेंगे। ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। आपको कंसिस्टेंट होकर शिद्दत के साथ जो बताया है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो आपको रिजल्ट मिलेगा अपने एग्जाम में। और हम खुद को प्रूव करेंगे 11वीं में, समझ रहे हो? खुद को प्रूव करना है, एक अच्छा कॉलेज लेना है, एक ड्रीम कॉलेज लेना है, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है। आज की जो वीडियो है ये उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि अभी 10वीं से 11वीं में आए हैं। 10वीं से 11वीं में आते वक्त ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि हर साल लाखों बच्चे फेस करते हैं कि भैया हमारा सेल्फ स्टडी है, हमारा स्कूल है, हमारी कोचिंग है, भैया मैनेज नहीं हो पा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे मैनेज करें। इसके अलावा भैया रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, भैया हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पूरे साल का भैया रोड मैप क्या होना चाहिए हमारा, भैया कौन सी ऐसी मिस्टेक्स जो कि हमें नहीं करनी है जिसकी वजह से हमारी जो 11वीं है वो बर्बाद ना हो जाए। भैया कुछ ऐसी प्रो टिप्स बता दो, कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दो कि आपने 11वीं कैसे फेस करी थी, आपकी 11वीं कैसे गई थी। ये सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आपसे बस मैं इतना बोल सकता हूँ कि यार मुझे अपना बड़ा भाई मानो, मैं आप सभी को अपना छोटा भाई बन मानता हूँ। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगले 10 से 15 मिनट एक कोने में बैठ जाओ, एक नोटबुक और पेन ले आओ और जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं वीडियो में उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लो। बिलीव मी, आपकी 11वीं सेव हो रही होगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो पहला पॉइंट कि भाई क्लास 10th वर्सेस क्लास 11th, ये यार बहुत डिफरेंस है। 10वीं और 11वीं में बहुत डिफरेंस है। पहला पॉइंट कि जो भी आपका पास्ट में हो चुका है ना, जो भी आपके पास्ट में हो चुका है उसको भूल के आ जाओ। 10वीं में किसी बच्चे का 60% मार्क्स आए, 10वीं में किसी बच्चे के 80% मार्क्स आए, 10वीं में किसी बच्चे के 90% मार्क्स आए, डजेंट मैटर। 11वीं में आप सभी तीनों सेम लेवल पे हो। ठीक है, और ये मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। ठीक है, अभी जैसे आपके मिड टर्म होंगे, जैसे आपके हाफ ईयरली होंगे, आपको रियलाइज होगा कि भाई एक बच्चा जिसके 90% मार्क्स आए थे, एक बच्चा जिसके 95% मार्क्स आए थे, वो 11वीं में सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे हैं। ये हर साल होता है बच्चों के साथ। ठीक है, और ये क्यों होता है वो मैं रीजन भी आपको बताऊंगा अभी, ऐसा क्यों होता है। तो पहला पॉइंट कि जो भी हो चुका है ना पास्ट में, नंबर बहुत ही कम आए हैं, ठीक है, सैड थे, डिप्रेस थे या फिर खुश थे, कुछ नहीं होता। 11वीं में सेम लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी डबल। ठीक है, अगर 10वीं में तू अपनी पढ़ाई पे एक्स अमाउंट मारा था ना, एक्स एफर्ट मारा था, 11वीं में तेरे को 2x एफर्ट मारना पड़ेगा। अगर तेरे को एक ड्रीम कॉलेज चाहिए, अगर तेरा सपना है कि भैया मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो पहली बात यार जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, जो भी आपका एम है, जो भी आपका गोल है, उसको अभी एक पेन एक पेपर लाओ, उस पर लिखो और सामने दीवार पर चिपका लो। ठीक है, आपका एम है कि भैया मेरे को जेई क्रैक करके आईटी में जाना है, उस पर लिखो कि मेरे को इस आईटी में जाना है, ये मेरी रैंक होनी चाहिए। आपका सपना है कि भैया मेरे को डॉक्टर बनना है, तो लिखो उस पर कि मेरे को नीट क्रैक कर मेरे को ये कॉलेज चाहिए। ठीक है, आपका सपना है कि भैया मुझे एक सीए बनना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो उस पर लिखो कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है। आपका सपना है कि भैया मुझे एनडीए क्रैक कर आर्मी ऑफिसर बनना है, तो जो भी आपका सपना है, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, बेसिकली एक पेन पेपर पर लिखो और सामने दीवार पर जो भी आपका स्टडी रूम है, जहाँ भी आप पढ़ते हो, उस पर हर जगह चिपका दो, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठो आपको याद आए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, आपका विजन क्या है, आपको बार बार वो याद दिलाए आपके कमरे कि भाई तू क्यों पढ़ रहा है, तू क्यों मेहनत कर रहा है। ठीक है, समझ रहे पॉइंट? जो भी आपका सपना है भाई उसको लिख लो, सामने दीवार पर चिपका लो हर जगह, ताकि बार बार आपको याद दिलाए। इसे बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन लाना, समझ रहे हो? बट 10वीं और 11वीं में डिफरेंस ये है कि भाई एफर्ट ज़्यादा मानना पड़ेगा और अगले 2 साल के लिए मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई एक हफ्ते पढ़ लिया, भैया की मोटिवेशन वीडियो देखी, चार्ज होकर पढ़ाई कर ली, ऐसा नहीं होगा। लगातार 2 साल पढ़ना पड़ेगा, तभी तेरे को जाके एक अच्छा ड्रीम कॉलेज मिल रहा होगा जिसका तुमने एम रखा है। ठीक है, अब शुरू करते हैं आगे वीडियो में। देखो दूसरा पॉइंट कि भैया रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं। यहाँ पे जो मैं बुक्स बताऊंगा, यहाँ पे जो मैं रिसोर्सेज बताऊंगा वो आपकी स्कूल एग्जाम के लिए होंगे। जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपकी जेई, नीट, यूपीएससी, सीए, जो भी बाकी एग्जाम है, सीयूईटी, इसके जो भी कंटेंट है वो हमारा जो सेकंड चैनल है करियर फ्लेक्स 11th and 12th, ठीक है, उस पर आ रहा होगा। जेई के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी है वो तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, बाकी जो एग्जाम्स है उनके लिए भी मैं धीरे धीरे अपलोड करने वाला हूँ, तो उसके लिए आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। करियर फ्लेक्स 11th 12th लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ स्कूल एग्जाम्स के बारे में, चाहे आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, सभी के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो पहली बात कि भैया रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं। अगर आपको 11वीं में एक अच्छा स्कोर लाना है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, फॉलो कर लो अपने भैया को ध्यान से, बिलीव में आप अच्छा फोड़ रहे होगे एग्जाम में। पहला पॉइंट कि भाई आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसको तो भाई कंठस्थ कर लो। बिलीव मी, ये चीज मैंने आपको 9वीं में बोली थी, ये चीज मैंने आपको 10वीं में बोली थी, ये चीज मैं आपको 11वीं में भी बोलूंगा, और ये सेम चीज मैं आपको 12वीं में भी बोल रहा हूँ। क्योंकि जो एनसीईआरटी है ना यार, इसका जो महत्व है आपकी 10वीं, 11वीं, 12वीं में बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं आपको अगर एक फैक्ट शेयर करूँ, 11वीं क्लास में आपको जो एग्जाम होगा, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, डजेंट मैटर, 60 to 70% आपको जो पेपर है वो यहाँ से बनेगा। आपके स्कूल के टीचर बनाएंगे, यहाँ से बनेगा पेपर, बिलीव मी। ठीक है, इसके अलावा भैया और कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। 60 से 70% अगर यहाँ से आ रहा है, तो बाकी का जो 30-40% है वो कहाँ से आ रहा होगा वो बताता हूँ मैं। बट उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो एनसीईआरटी है ना, जो हमारी एनसीईआरटी है उसे कैसे करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसके लिए यार कुछ तरीका होता है, देखिए एक 4 स्टेप फॉर्मूला है, एक 4 स्टेप फॉर्मूला होता है एनसीईआरटी को पढ़ने का, क्योंकि आपको कोई नहीं बताएगा, यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा।
ठीक है, आपको पहले ओवरव्यू करना पड़ता है, आपको हाईलाइट करना पड़ता है, आपको रिव्यू करना पड़ता है, आपको WWH फॉर्मुला अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ये सब क्या होता है अभी मैं अगर यहाँ बताने लग जाऊंगा तो वीडियो फिर आपकी 30 मिनट की बन जाएगी। तो ये सभी चीज़ें आपको जाननी है आपको, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप NCERT कैसे पढ़ी जाती है, हाउ टू रीड NCERT अगर आपको जानना है तो उस वीडियो में देख सकते हो, बेस्ट वीडियो है। तो अगर आपको डेफिनेटली जानना है कि NCERT कैसे पढ़ी जाती है तो वहाँ जाके देख सकते हो, वहाँ मैंने डिटेल में कवर कर रखा है। ठीक है, तो वैसे आपको NCERT पढ़नी है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप 11वीं में पढ़ रहे हो तब भी। इसके बाद और कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आजकल आपकी जो MCQ है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी पूछे जाने लग गए, आपकी 11वीं में भी, 12वीं में भी, 10वीं में भी। तो MCQ के लिए हमारे पास कोई रिसोर्स होना चाहिए। अभी क्या होना चाहिए आगे बताऊंगा। इसके अलावा आपके पास जो एग्जाम्पलर है, आपने देखा होगा कि भाई आपकी 10वीं में भी आपकी जो एग्जाम्पलर है NCERT एग्जाम्पलर, उससे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं आपके एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर से उठ के आते हैं। 11वीं में भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट के लिए आपकी जो एग्जाम्पलर है बहुत ही ज़्यादा महत्व है उसका। ठीक है, इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी 11वीं में वो है यार आपकी PYQs। ठीक है, आपके पिछले 10 से 15 साल के आपकी जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये आपको रियलाइज हो चुका होगा, अभी आप एग्जाम भी देके आए हो बोर्ड का। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें अगर आपने कर ली है NCERT प्लस ये सभी चीज़ें, तो एक बहुत हाई चांस है कि 11वीं में भी आप 90 से ऊपर ला रहे होगे, 11वीं क्लास में भी आप 90% से ऊपर ला रहे होगे। और अगर आप 11वीं में 90% से ऊपर लाते हो तो आप टॉप के 1% में ऑलरेडी आ चुके होते हैं, क्योंकि 11वीं में 90% आना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अब सवाल आता है कि ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही होगी। तो यार मैंने आपके लिए थोड़ा रिसर्च किया कि भाई कौन सा ऐसा क्वेश्चन बैंक है या फिर कौन सा ऐसा मटेरियल है जहाँ पे बच्चों को सभी चीज़ें एक जगह मिल जाए। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि यार जो ओसवाल है, ओसवाल के जो क्वेश्चन बैंक है उनमें ये सभी चीज़ें ऑलरेडी आपकी दे रखी है। ठीक है, उस क्वेश्चन बैंक में यार आपके MCQ है, आपके 1 मार्कर 2 मार्कर, आपकी डिटेल चैप्टर वाइज आपके MCQ दे रखे हैं उस क्वेश्चन बैंक में। इसके अलावा वहाँ पे जो NCERT एग्जाम्पलर है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगा कि NCERT एग्जाम्पलर विद सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं हर एक सब्जेक्ट का, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अकाउंट्स, इंग्लिश सभी के NCERT एग्जाम्पलर विद उनके सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, उस क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी आपके फ्री में ही दे रखा है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि 11वीं क्लास में आपके पिछले 10 से 15 साल के आपकी जो PYQs हैं वो भी उस क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं, गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, बाकी आपके अदर्शन रीजन, केस बेस, आपके 1 मार्कर 2 मार्कर वो तो ऑलरेडी आपको मिल ही रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको यार मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि अगर आप 11वीं में आ चुके हो, ठीक है, और अगर आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है अभी तक या फिर नहीं करी है, अगर आप शुरू करने वाले हो तो डेफिनेटली यार जो क्वेश्चन बैंक उस सवाल का है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है यार। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने आसपास के बुक स्टोर पे चेक कर लेना, वहाँ मिल जाए तो अच्छी बात है। अदरवाइज उसका जो लिंक है Amazon का मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हो। ठीक है, बट लेना जरूर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपको 11वीं क्लास में अपने एग्जाम में फोड़ने के लिए, क्योंकि आपको ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल रही होगी, MCQ, एग्जाम्पलर और PYQs की मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो बात होगी अपनी रिसोर्सेज की, बट क्या भाई सफिशिएंट है? इसके अलावा एक चीज़ मैं और बोलूँगा, ठीक है, अलग से नहीं है, वो आपको खुद से करनी पड़ेगी, वो है यार आपकी शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बाकी बच्चों से अलग बना रही होगी। भैया वो कैसे बताऊँ, थोड़ा डिटेल में बताओ उसको। देखो शॉर्ट नोट्स यार मतलब क्या होता है कि यार जब आपका एग्जाम टाइम आएगा ना, जब आपका पेपर आएगा, जब आपका रिवीजन होगा, तो उस केस में जो ये शॉर्ट नोट्स है ना, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ठीक है, मैंने ये चीज़ बोली थी कि भाई 10वीं में, और मैंने ये चीज़ बोली थी 9वीं में, बट मैं 11वीं में दोबारा बोल रहा हूँ कि अभी तक नहीं बनाए थे, फर्क नहीं पड़ता, क्लास आसान थी। 11वीं क्लास में शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, अपने बड़े भैया की बात मान लो, अभी तक अगर मानते आ रहे हो ना तो एक चीज़ मान लो मेरी बात कि 11वीं में शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना, खुद से बनाना। ठीक है, डिपेंड मत होना कि भैया ये भैया दे देंगे या फिर ये दे देंगे या फिर ये टीचर दे देगा या फिर राहुल भैया दे देंगे। ठीक है, हम देंगे, बट खुद से बनाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स मतलब क्या होता है कि भाई पूरे चैप्टर को आपने 2 से 3 पन्नों में समराइज कर लिया है। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है कि उसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मुला लिखना है, इंपॉर्टेंट डायग्राम लिखना है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिखना है, वो होते हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट नोट्स जब भी आप बनाओगे ना तो कभी भी वो फर्स्ट NCERT की रीडिंग में मत बनाना। शॉर्ट नोट्स जब भी बनाओगे हमेशा आपको सेकंड या थर्ड रीडिंग के बाद ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तभी आपको पता लगेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट नोट्स हमेशा आपको सेकंड या थर्ड रीडिंग में ही बनाना है NCERT में। ठीक है, कैसे बनाते हैं ये मैंने उस वाली वीडियो में, जो NCERT कैसे पढ़ते हैं, हाउ टू रीड NCERT, उस वाली वीडियो में मैंने ये चीज़ बता रखी है कि शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं, तो वो देख सकते हो वहाँ पे भी। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपनी रिसोर्सेज की। अभी हम लोग बात करते हैं कि भाई स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये तो आपने बता दी बुक्स की कौन से फॉलो करनी है, बट फॉलो कर रहे कैसे? ठीक है, तरीका क्या होना चाहिए, रोड मैप क्या है हमारा पूरे साल का, वो देखते हैं। देखो, तो स्ट्रेटजी की अगर बात करें, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। ठीक है, 10वीं की तरह हमारी स्ट्रेटजी सेम है, बस थोड़े बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। पहला चीज कि आप कोई एक टीचर फॉलो कर रहे होगे, चाहे आपका वो स्कूल का होगा, चाहे आपका वो कोचिंग का होगा, चाहे आप किसी यूट्यूब पे पढ़ रहे होगे, या फिर अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा होगा, आई एम श्योर, तो चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, एक चीज़ कॉमन रहेगी कि भाई एक टीचर को पकड़ना। ठीक है, चाहे आप यूट्यूब से कर रहे हो, कोचिंग से कर रहे हो, ट्यूशन से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर को पकड़ना और उससे ही पूरे सारे पढ़ाई करना। ऐसा मत हो कि भैया 4 चैप्टर तो इससे पढ़ लिए, फिर आखिर के 5 चैप्टर इनसे पढ़ लिए, 2 चैप्टर हमसे पढ़ लिए, ऐसा मत करना।
क्योंकि 11वीं क्लास आपकी बहुत ही सारा कॉन्सेप्चुअल क्लास है, आपके आने वाले 2 साल, आपके आने वाले कॉलेज, वो उस पर डिपेंड हो रहा होगा बहुत बड़े लेवल पे। तो ये गलती मत करना भी, ठीक है। जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको, जिससे आपका कनेक्शन अच्छा बनता है, जिससे आपकी अच्छी वाइब बनती है, उसको ही फॉलो करना और उसको पूरे साल फॉलो करना, उस पर ट्रस्ट करना, उस पर बिलीव करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर को चेंज मत करना, ये मैं सिंपली बोलना चाहता हूँ, चाहे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तब भी, ठीक है। तो पहले बात मैं ज़ूम करके आप यूट्यूब पे पढ़ रहे होगे, तो यूट्यूब पे सबसे पहले आपको उसका लेक्चर देखना है और ट्राई करना है कि उसको आप 1.5x पे देख लो, ताकि आपका थोड़ा टाइम सेव हो रहा होगा, ठीक है। समझ भी उतना ही आएगा, टाइम आपका सेव हो रहा होगा। तो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज जो भी आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे अपना कोई टीचर पकड़ो बेस्ट, और सबसे पहले आपको उस चैप्टर का, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो यूट्यूब पे, उसको पहले उसका लेक्चर देखना है और ट्राई करना कि थोड़ा डिटेल लेक्चर देखना, ठीक है, थोड़ा सा मतलब जो अच्छे से समझा रखा हो। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है कि आपको खुद से एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, ठीक है। कैसे करनी है मैंने बता रखा है कि उस वीडियो में आपको दिख सकता है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, वो मैंने बता रखा है उस वीडियो में, है ना। कि पहले आपको ओवरव्यू करना है, उसके बाद आपको रिव्यू करना है, फिर आपको हाईलाइट करना है, फिर आपको मार्क करना है, फिर आपको WWH फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, वो मैंने बता रखा है, आप आराम से देख सकते हो। ये आपका हो गया सेकंड स्टेप। जो थर्ड स्टेप है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है बाकी 10वीं में और 11वीं में। तो थर्ड स्टेप है वो आपको पहले PYQ सॉल्व करना है, ठीक है। पहले आपको PYQ सॉल्व करना है। भैया ये क्या बोल रहे हो, 10वीं में तो पहले आप बोलते थे कि पहले आप एनसीईआरटी के बाद अपने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो करो, यहाँ पे अलग यार। 11वीं में फर्क क्या है कि 11वीं में जो एनसीईआरटी वो थोड़े से टफ है। ये बहुत बच्चे, आपको पता नहीं होगा कि अभी आपने 1-2 चैप्टर करा होगा, जैसे आप बाकी चैप्टर करोगे आपको रियलाइज होगा कि 11वीं में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है या फिर जो भी क्वेश्चन है, थोड़े से टफ है। बिलीव मी, टू बी ऑनेस्ट वो टफ है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद सीधा उन क्वेश्चन को लगाओगे, आपसे नहीं होंगे, फिर आपका डिमोटिवेशन आएगा, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा कि भैया मेरे से तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, ठीक है। फिर आप मेरे से आके पूछोगे कि भैया न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, कुछ बताओ। पहले बात क्या है कि यार यूट्यूब पे लेक्चर देखना है, उसके बाद रीडिंग करनी है, उसके बाद PYQ सॉल्व करना है। PYQ करने से क्या होगा कि जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ रखे हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा यार क्वेश्चन उतने टफ नहीं आते हैं, क्वेश्चन आपके नॉर्मल लेवल के आते हैं। जैसे आपने PYQ कर लिए, उसके बाद फिर आपको जो अपनी जो एनसीईआरटी है, उसके बाद आपको जो एनसीईआरटी है या फिर जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, फिर आपको करना है। उसके बाद पहले PYQ करना है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने हैं, ठीक है। या आपका हो गया 4 स्टेप स्ट्रेटजी, यूट्यूब वीडियो या फिर कोचिंग वगैरह जहाँ से भी आप पढ़ रहे होगे। उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, खुद से करनी कंपलसरी है। उसके बाद आपकी जो PYQ है वो सॉल्व करना है, और 4th स्टेप में आपका एनसीईआरटी के जो भी है एनसीईआरटी के, उसके बाद जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है वो करनी है, ताकि आपकी जो MCQ वगैरह है वो भी आपको यहाँ से हो रहा होगा एग्जाम्पलर वगैरह से, ठीक है। अब ये नहीं कि भाई यही सफिशिएंट है, भैया ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। पता क्या दिक्कत क्या आती है मेरे जान, इसको फॉलो करने में, ठीक है। ये तो बता दिया मैंने, शायद आपको भी पता होगा। डिफरेंस क्या होता है यार कि एक बच्चा है, मैंने बताया है, इसको फॉलो करेगा वो, और बहुत सारे बच्चे हैं कि भाई देख लेंगे और फिर छोड़ देंगे, फॉलो कभी नहीं करेंगे। ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। आपको कंसिस्टेंट होकर शिद्दत के साथ जो बताया है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो आपको रिजल्ट मिलेगा अपने एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए मेरे से मत करो प्रॉमिस यार, खुद से आज दिल पे हाथ रख के बोलो कि जो भैया ने बताया है अभी तक, जो भी बताया रिसोर्सेज जो भी बताया उसको दिल से फॉलो करेंगे, और हम खुद को प्रूव करेंगे 11वीं में। समझ रहे हो, खुद को प्रूव करना है, एक अच्छा कॉलेज लेना है, एक ड्रीम कॉलेज लेना है, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है। समझ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा अभी मोचिट पे, वरना फिर तुम थोड़ा सा बोलोगे कि भैया आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो बातों से, ठीक है। तो ये आपकी होगी स्ट्रेटजी। अभी अगला जो पॉइंट क्या हमारा, अगला पॉइंट हमारा क्या है कि कौन सी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सब लोग बताते हैं कि करना क्या है, ठीक है, हर कोई तो बताएगा क्या करना है, बट ये बहुत ही कम लोग होते हैं कि क्या नहीं करना वो भी बताते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रो टिप्स है, कुछ मिस्टेक्स है जो कि यार मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से है, ठीक है, जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है मैं उससे बताने वाला हूँ, ठीक है। यार ये क्या हो रहा है, शिट, थोड़ा सा यूज़ करना हमें आता नहीं है, थोड़े से हम अभी नए हैं, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख लेंगे। कुछ पर्सनल टिप्स, कुछ प्रो टिप्स जो कि मैंने यार अपने खुद की जो एक्सपीरियंस, जो मैं खुद 11वीं में था तो मेरे से भी गलतियाँ हुई थी, इनमें से कुछ वो आपको नहीं करनी, ठीक है। देखते हैं क्या क्या गलतियाँ। पहली चीज़ कि भाई आपको अपने बेसिक्स क्लियर करना है। अभी क्या है कि अगर आपको अपनी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको अकाउंट्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आपको हिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने जो बेसिक्स है ना 9वीं 10वीं के, उनको क्लियर करके आना, ठीक है। आपको लग रहा है कि भैया थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा भैया सर के ऊपर से जा रहा है, तो ट्राई करो कि 9वीं में जो तुमने चैप्टर नहीं पढ़े थे, जैसे कि भाई मोल कॉन्सेप्ट, 11वीं में बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, तो ट्राई करो कि 9वीं में जाकर दोबारा, ठीक है, वीडियो से, यूट्यूब से, फिर एनसीईआरटी से खुद से पढ़कर अपने जो बेसिक्स है उनको क्लियर करो। ऐसे मैथमेटिक्स में भी आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा था, आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी थी अच्छे से, या फिर आपने ट्रायंगल्स नहीं पढ़ा था, कुछ भी आपको जो लगता है कि भैया मेरा ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, 9वीं 10वीं में मैंने अच्छे से नहीं किया था, तो उनको दोबारा से अच्छे से सॉल्व करके आ जाओ। आपको लगता है कि भैया 9वीं 10वीं में मैंने अपनी जो SST है वो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ी थी, और जो बच्चे आर्ट्स वाले जो आर्ट्स लेंगे तो ट्राई करो कि यार दोबारा से एक बार अच्छे से पढ़ लो, जो चैप्टर आपने छोड़ दिए थे, जो आपका सिलेबस में नहीं था, आप उनको भी पढ़ लो दोबारा से, जो कि आपके वो काम आएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, आपका जो बेसिक्स है ना वो आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यार मैंने गलती की थी, जो कि मैं नहीं करता था, आपको करना है डेफिनेटली, ठीक है, कि जो भी आपकी क्लास है ना, जो भी आपकी क्लास है, चाहे वो स्कूल हो गया, चाहे वो आपका कोचिंग हो गया ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, कुछ भी हो गया, ट्राई करो यार कि उससे पहले खुद से एक बार एडवांस स्टडी करके आओ,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यार मैंने 12वीं में जाके सीखा था, ठीक है। 11वीं में मैंने ये नहीं किया था उसको इम्प्लीमेंट। तो ट्राई करो कि जो भी आप पढ़ाई करो अपनी क्लास वगैरह में, उससे खुद से पहले पढ़ के जाओ, ठीक है। चाहे यूट्यूब से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, बट खुद से पहले एक बार एडवांस में पढ़ के जाओ, उसके बाद क्लास अटेंड करो, ठीक है। ये मत सोचना कि भैया वो तो पढ़ाई देंगे, भैया मैंने पैसे दे रखे हैं, मैंने अभी एक कोर्स ले रखा है, मैंने तो पैसे दे रखे हैं, वो पढ़ाएंगे, उनका फर्ज बनता है, उनका फर्ज बनता है, बट तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम खुद से पहले पढ़ के जाओ, ठीक है। तो खुद से पढ़ के जाओगे तुम्हें अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये तुम डेफिनेटली ट्राई करना इस प्रो टिप को, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और थर्ड पॉइंट यार कि यार आस्क डाउट एज मच एज यू कैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक, जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर बच्चे वो करते हैं जो कि यार ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं, जो कि या फिर जो स्कूल वगैरह में बच्चे हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो आप पूछ लेते हैं, ऑनलाइन तो पता नहीं आप क्या क्या पूछ लेते हो टीचर से, है ना। खैर अभी उस पर नहीं जाते हैं, बट जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग करते हैं या फिर जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जितना हो सके उतना ज़्यादा अच्छे से डाउट पूछो, शर्माओ मत, तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा हक है, ठीक है। ये गलती भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। मैंने गलती याद तो नहीं करी थी, क्योंकि हम थोड़े से थे कि भाई जो मर्जी पूछ सकते हैं, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि भाई शर्म के मारे या फिर इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अच्छे से पूछ नहीं पाते हैं, बट यार आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है। अभी डाउट पूछ लोगे और आपके लोग हंसेंगे, शायद ज़्यादातर क्या होगा कि लोग आपके हंसेंगे कि भाई इतना आसान डाउट पूछ लिया, बट जब आपको एक कॉलेज मिल जाएगा, जब आप एक अच्छे कॉलेज में जाओगे, जब आपका अच्छा प्लेसमेंट हो रहा होगा, तो फिर आपको याद नहीं आएगा कि आपने क्या डाउट पूछा था या फिर कौन आप पे हंस रहे थे, आप उन पे हंसोगे, ठीक है। लाइन मिल गया बढ़िया वाली। तो इसलिए यार जितना हो सके उतना अच्छा डाउट पूछ लो, ठीक है। चाहे आप कितना भी सिंपल डाउट हो, कितना भी नॉर्मल डाउट हो, आपको लगता है कि भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा है पॉइंट, अपने टीचर से पूछ लो, ठीक है। क्लास के बाद पूछ सकते हो, तब भी पूछ लो, बट डाउट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इतना सारा कॉम्पिटिशन है। और अगर आप सोचोगे कि भैया मैं डाउट नहीं पूछूंगा, लोग मेरे पे क्या बोलेंगे, लोग मेरे को जज करेंगे कि भैया 10वीं में तो टॉपर था और यहाँ पे मेरे को सिंपल डाउट पूछ रहा हूँ मैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे जान, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, लिटरली कुछ फर्क नहीं पड़ता। 11वीं 12वीं के बाद आप शायद उनसे मिल भी नहीं पाओगे दोबारा, जो आपकी क्लास के लोग होंगे, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। फोर्थ पॉइंट है कि भाई बी फोकस्ड, फोकस हो जाओ, एक गोल सेट करो, सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ, एक अपने लिए एक गोल सेट करो। आपने आई होप कि आपने गोल सेट कर रखा होगा कि भैया मेरे को जे क्रैक करके मेरे को आईटी में सीट लेनी है, भैया मेरे को नीट क्रैक करके एक डॉक्टर बनना है, भैया मेरे को सीए क्रैक मतलब सीए में एग्जाम में क्रैक करना है, भैया मेरे को यूपीएससी क्रैक करके मुझे ये पोस्ट चाहिए, भैया मुझे एनडीए क्रैक करके मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, भैया मुझे ये कॉलेज चाहिए। आपने एक खुद का एक गोल सेट कर रखा होगा, आई एज्यूम। अगर नहीं कर रखा तो भाई करो, क्या कर रहे हो जीवन में, ठीक है। बट वो तो होगा आपका लॉन्ग टर्म गोल, वो तो आपको 2-3 साल बाद आपका ड्रीम है, वो सपना है, गोल है। आपको शॉर्ट टर्म गोल्स भी बनाना है, ठीक है। आपको शॉर्ट टर्म गोल्स भी बनाना है कि भाई लॉन्ग टर्म तो है कि मेरे को ये कॉलेज चाहिए, बट शॉर्ट टर्म में क्या कर रहे हो, शॉर्ट टर्म में क्या करो वो भी तो मैटर करता है। क्योंकि अगर आप जो शॉर्ट टर्म में अगर करोगे ना, वही जुड़ के आपके लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प कर रहा होगा। समझो बहुत सिंपल बात है यार ये, बट ये बहुत बड़े बच्चे गलती करते हैं। तो इसलिए शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ कि अगले 1 महीने में जब मेरे को ये चैप्टर करना है, अगले 2 महीने में मेरा टेस्ट आने वाला है कोचिंग का या फिर स्कूल का जो भी है, मेरे को उसके लिए तैयारी करनी है, ठीक है। अगले दिन में कल मैं क्या कर रहा हूँ, तो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाना शुरू कर दो, मंथली गोल्स, वीकली गोल्स, डेली टारगेट्स, ये बनाना शुरू कर दो यार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज सिर्फ सोचते रह जाओगे कभी फुलफिल नहीं होगा। वो हार्श रियलिटी है, थोड़ा सा कड़वा लग रहा होगा बट ये फैक्ट है यार, ठीक है। बाकी यार यही चीज़ थी। आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको कुछ और पूछना हो, आपको कुछ समझ नहीं आया हो या फिर कुछ चीज़ मैंने मिस कर दी होगी, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। बाकी हमारा जो चैनल है यार दूसरा करियर फ्लक्स 11th-12th वाला, उसको सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा फंबल कर रहा हूँ मैं, उसको सब्सक्राइब कर देना और उस पर बहुत तगड़ा कंटेंट आपका आ रहा होगा, ठीक है। ग्रेट। बाकी यार जल्दी मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, सेफ रहना, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।